आज की इस वीडियो में आप सभी को काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे भाई, जो कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में 100% यहीं से क्वेश्चन आएंगे। और हम जितने भी क्वेश्चन बताते हैं वो 100% है कि बोर्ड में आता है। बाकी अगर आपको विश्वास ना हो तो आप अनसॉल्व उठाकर देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बाकी आपको यहाँ पर हम दिखा दें भाई, ये देखिए सारे क्वेश्चन अनसॉल्व से ही लिए गए हैं। ये सारे क्वेश्चन को लिए हुए हैं। अभी आपको हम दिखाएंगे भाई 2 नंबर वाले, 1 नंबर वाले और 5 नंबर वाले सवाल लिए हैं। जैसा कि आपको थंबनेल पर ही हमने लिखा था भाई कि 2 नंबर वाले सारे सवाल आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप इन सभी सवाल को पढ़िएगा, 2 नंबर वाले सारे सवाल यहीं पर कवर कराए गए हैं। और बाकी और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पर जाकर जो है आप लोग लाइन बाय लाइन और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। और आपको हम बता, जितने भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं भाई वो 100% बोर्ड एग्जाम में आता है। जो कि इसके पहले वाले में जो है आपको 5 नंबर और 8 नंबर का बताए थे, और एग्जाम में सेम वही क्वेश्चन पूछे गए थे, अंक भी सेम थे। आप जाके पॉपुलर में जाइएगा, पॉपुलर में जब आप क्लिक करेंगे तो ऊपर जितने भी सवाल आपको दिखेंगे, आप ऊपर से 10 सवाल को उठाइएगा, उसमें से मैक्सिमम 8 से 9 सवाल पूछी गई है। यानी कि एक सवाल, एक आध 2 सवाल छोड़ दिए, बाकी सारी सवालें पूछी जाती हैं। तो इसको काफी आसान भाषा में बताएंगे, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। ये सब का सब भाई क्वेश्चन बैंक का है, क्वेश्चन बैंक से लिए हैं। और क्वेश्चन बैंक में और अनसॉल्व में सेम वही होता है। तो अनसॉल्व में समझ लीजिए भाई मॉडल पेपर सब एक ही बात है। तो देखिए क्वेश्चन बैंक में वही सवाल देता है जो ऑलरेडी पिछले पेपर में पूछा गया होता है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन है, और ध्यान देना जितने भी क्वेश्चन हम बताएंगे आप सभी क्वेश्चन को नोट करिएगा और साथ में करने की कोशिश जरूर करना। और ध्यान देना भाई सारे क्वेश्चन को बताएंगे। अब एक वीडियो में सब तो हो नहीं पाएगा, तो इसके लिए आपको हम जितने भी वीडियो बनाएंगे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो यहां पर देखिए, यदि F अनुपात में R है, चेंज है R, तथा G अनुपात में R है, चेंज है R, फलन क्रमशः Fx बराबर दिया है cos x तथा Gx बराबर दिया है 3x² द्वारा परिभाषित है। तो हमको GOF तथा FOG निकालना है। तो देखिए चैप्टर 1 की सवाल है भाई, जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको 1 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर तीनों में ये क्वेश्चन उठाया जाता है। देखिए इसको सॉल्व करना ज़्यादा कठिन नहीं है। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे GOF x बराबर में G लिखेंगे, फिर यहाँ पर हो जाएगा Fx होगा, ये ब्रैकेट में हो जाएगा, बराबर का हम लिख देंगे G cos x। क्या लिखेंगे? G cos x। देखिए थोड़ा आप लोग समझिएगा भाई, यहाँ पर इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं रहता है। हमसे GOF तथा FOG पूछा है, ठीक। तो सबसे पहले GOF लिखे और इसी के साथ हमको लिखना है x। इसी के साथ हमें क्या लिखना है? x लिखना है, जो कि यहाँ पर आपको शुरू में ही दिया है। G के साथ R है, R का मतलब यहाँ पर जैसे x की चर्चा किया है भाई दोनों में, तो x लिखे हैं। पहली सवाल देखिए, चैप्टर 1 की सवाल थोड़ा अजीब होती हैं, बाकी इसके बाद से जो आप देखेंगे भाई काफ़ी आसान तरीके से समझ में आएगा। इसको आप लोग तो लिख लीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो। GOF है और यहाँ पर x करेंगे, फिर G है, FX है, और इसी FX की जगह पर देखिए GOF x से गुणा कराए तो f का गुणा o से, मतलब x से हो गया, तो आपका G अकेले बच गया, तो G साइड में हो गया है। अब FX की जगह पर हम cos x कर दिए हैं, ठीक। G आपका साइड में पड़ा है। अब यहाँ पर थोड़ा रूल होता है, 3 लिखेंगे, ये cos x का स्क्वायर कर देंगे, फिर 3 लिखेंगे और इस cos का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, तो cos स्क्वायर x होगा। कैसे करें देखिए, तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ 3x स्क्वायर है, तो 3 cos x का मतलब होल स्क्वायर किए हैं, और एक बार अंदर से मतलब यही चीज़ है, 3 cos x का होल स्क्वायर ही आपका अंदर आ जाएगा, तो 3 cos स्क्वायर x हो जाएगा, जो कि इसके हिसाब से हुआ। किसके हिसाब से हुआ? इसके हिसाब से हुआ। 3x स्क्वायर है तो x की जगह पर cos x किए हैं, x की जगह पर cos x कर दिए हैं, ताकि G cos x आ जाए, ठीक। इतना हो गया। इतना कहने के बाद आपको कुछ नहीं करना, यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक। इसको यहीं पर छोड़ देंगे। अगला है FOG है, इसके साथ भी हमको x के साथ गुणा कराना है, तो F हो गया, G x हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर लेंगे। अब यहाँ पर भी वही करना है, F Gx की जगह पर हम 3x स्क्वायर कर देंगे, तो F की जगह हम cos करेंगे, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट करिएगा भाई, थोड़ा ये अजीब है, बाकी समझ में आया होगा आपके। इसी तरीके से करना है, बाकी कोई बात नहीं यार। पहली सवाल को छोड़ते हैं, अब दूसरी सवाल। अब जितनी सवाल आपको मिलेगी ना भाई, काफ़ी आसान तरीके से समझ में आएगी। थोड़ा पहले चैप्टर की सवाल ही ऐसे होती है, थोड़ा अजीब टाइप की होती है। तो यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर भाई 100% कह रहे हैं कि आप वीडियो खत्म होने तक आप कहेंगे हाँ सारी सवाल हमें समझ में आई है। देखिए बोला है कि दर्शाइए कि Fx बराबर cos x द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। तो इसमें क्या करना है पता है? सबसे पहले हम लिखेंगे Fx बराबर cos x मापांक में, ये हमें दिया है फलन, तो हम दिए गए फलन को पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x का मान कुछ नहीं बोला, संतत के लिए x का मान कुछ ना कुछ देता है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं माना
यक्स बराबर सी मान लेते हैं, कोई भी चीज़ मान लेते हैं तो सी मान लेते हैं। तो यक्स बराबर क्या मान लिए, सी मान लिए। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे यक्स की जगह पर सी, तो ये हो जाएगा कॉस सी मापांक में, और ये मापांक से बाहर आएगा तो कॉस सी ही रहेगा, और इसे हमें समीकरण 1 मानकर छोड़ देना है। अब इसके बाद अगला दूसरा स्टेप में क्या करना है पता है, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा लिमिट। क्या लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर एफ यक्स लिखेंगे, और साथ में लिमिट के साथ ही यहाँ पर यक्स बराबर जो सी माने हैं उसे यक्स चेंजेस सी के रूप में हम लिखते हैं। तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद जो है यहाँ लिखेंगे लिमिट को शॉर्टकट में एल आई एम लिमिट हो गया, यक्स चेंजेस सी, एफ यक्स की जगह पर यही हम रखेंगे मापांक में कॉस यक्स है, ब्रैकेट ये वाला रहेगा, मापांक कॉस यक्स रहेगा। अब क्या करना है पता है, लिमिट को यूज करना है। क्या करेंगे, लिमिट यूज। ध्यान सुनिएगा, लिमिट का हम यूज करेंगे। जब हम लिमिट का यूज करेंगे ना तो हमारा ये लिमिट गायब हो जाएगा। तो ये मापांक में जो है ये लिखेंगे कॉस यक्स, यक्स का मान रख देते हैं, लिमिट यक्स की जगह पर सी हो जाएगा, सी हो गया मापांक से, और ये मापांक से बाहर आएगा तो हो जाएगा कॉस सी, जो कि हमारा ये बनेगा समीकरण 2। उसके बाद हम लिखेंगे एफ सी, मतलब समीकरण 1 वाला एफ सी, और समीकरण 2 वाला क्या है, लिमिट यक्स चेंजेस सी एफ यक्स, दोनों बराबर हैं। जब दोनों बराबर होगा तो लिखेंगे अतः संतत है, अतः संतत है, जो कि काफ़ी आसान है भाई। इससे आसान आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पर आप ले लीजिएगा, इससे आसान बहुत मुश्किल है कि मिलेगा, और ये आपके समझ में आया होगा। अब ये जो सवाल नंबर तीसरी आपके सामने है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में पूछी गई है, और आपको हम शुरू में ही दिखा दिए थे भाई, विद्या से, क्वेश्चन बैंक, अनसॉल्व सभी से हम लिए हुए हैं सवाल, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको समाकलन करना है, तो कैसे करेंगे आप यहाँ पर देखकर समझ में आया होगा भाई। अगर 1 माइनस, जहाँ यक्स अगर वहीं tan स्क्वायर हो जाए तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला बन जाएगा cos 2 थीटा का। किसका बन जाएगा, cos 2 थीटा का। तो ये cos इनवर्स से cos हमारा कटेगा, इसका मतलब है ये वाला फार्मूला बनाना है तो हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा, माना यक्स बराबर tan थीटा, यक्स बराबर क्या मानेंगे, tan थीटा। तो इंटीग्रल में हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस यक्स की जगह पर tan करेंगे, स्क्वायर लगा है तो tan स्क्वायर थीटा होगा, अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ब्रैकेट को हम करेंगे बंद, और यहाँ पर dx हट जाएगा। तो dx को हटाने के लिए जो है देखिए, सबसे पहला नंबर इसमें जो भी मानते हैं भाई उसका अवकलन करना पड़ता है। जैसे हम यक्स माने हैं, यक्स को tan थीटा माने हैं, तो इसका यहाँ पर अवकलन करना पड़ेगा। अवकलन करेंगे तो dx अपान डी थीटा होगा, tan का अवकलन क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ से अगर आप डी थीटा निकालेंगे या तो dx निकालेंगे तो तिरछा गुणा कराएंगे, हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और जब भी इसमें हम कुछ मानते हैं तो उसका अवकलन करना पड़ता है, और यहाँ पर साथ में यक्स का तो मान रखेंगे ही, और साथ में यहाँ dx का भी मान रखेंगे। तो dx के बराबर में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा डी थीटा। अब ये होगा भाई, देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है काफ़ी टफ पूछता है, इतना आसान भी नहीं पूछता है। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये फार्मूला बनेगा cos 2 थीटा का, क्या बनेगा, cos 2 थीटा का फार्मूला बनेगा, इनटू में है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये कॉस से कॉस इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 थीटा, और यहाँ पर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक, ये हो जाएगा, जो कि ये आपको 2 नंबर और 5 नंबर दोनों में क्वेश्चन ये पूछ सकता है। तो ये 2 हमारा बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल में क्या बचेगा, थीटा बचेगा, और साथ में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बचेगा। और अब यहाँ पर भाई लगने वाला है फर्स्ट और सेकंड का रूल। फर्स्ट और सेकंड का रूल क्या होता है सुनिएगा, फर्स्ट को बचा के रखेंगे, मतलब फर्स्ट को लिखेंगे, सेकंड का समाकलन करेंगे, सेकंड का समाकलन करेंगे तो सेक का समाकलन tan थीटा होता है, माइनस फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, सेकंड का समाकलन करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन करेंगे तो tan थीटा होगा, फिर ये होल इंटीग्रल होता है, फिर डी थीटा होगा, ब्रैकेट को करेंगे बंद। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में थीटा होगा, tan थीटा होगा, माइनस में tan थीटा का नाम कितना हो गया, tan थीटा, और tan थीटा का जब हम समाकलन करेंगे ना तो ये log सेक थीटा हो जाएगा, क्या होगा, log सेक थीटा हो जाएगा, और डी थीटा आपका हट जाएगा, प्लस में क्या लग जाएगा, सी लग जाएगा। अब 2 का अंदर गुणा करा दो तो हो जाएगा 2 थीटा tan थीटा होगा, माइनस में 2 का अंदर गुणा कराएंगे 2 हो जाएगा log सेक थीटा, क्या होगा, log सेक थीटा हो जाएगा, प्लस में सी कर देंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 थीटा tan थीटा को हम नोट करते हैं, फिर उसके बाद माइनस ये वाला हो गया, ये 2 जो है आपका ऊपर चला आएगा, इसका एक फार्मूला होता है, जैसे 2 log यम है तो ये हो जाएगा log, जैसे यहाँ पर यन है तो ये यन आपका जो है यम की पावर यन हो जाएगा, मतलब पावर वाला आगे आ जाता है, ज़रूरत के हिसाब से ये ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो इसको ऊपर ले आएंगे तो ये हो जाएगा log स्क्वायर हो जाएगा सेक, मतलब सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का सी कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 थीटा, यहाँ पर tan थीटा करेंगे, माइनस का ये हो जाएगा log, इसको हम tan में बदलेंगे तो
इसको हम अगर tan में बदलेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा भाई, tan में जब इसको हम बदलेंगे, देखिए 2 को अगर आपको आगे नहीं ले जाना तो कोई बात नहीं, न ले जाओ भाई, 2 को रहने देते हैं, ये 2 आगे ही पड़ा रहे तो कोई दिक्कत नहीं। तो सेक का फार्मूला होगा रूट में 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, और ये प्लस का यहाँ पर c करेंगे। अब इतना हो गया, इतना कहने के बाद अब भाई यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, थीटा का मान यहाँ से निकालते हैं हम, ऊपर से यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे, तो थीटा बराबर tan इधर आएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स x, क्या होगा tan इनवर्स x, थीटा बराबर होगा tan इनवर्स x, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स x होगा इनटू में tan थीटा के जगह पर कितना कर देंगे, x करेंगे, ये x होगा माइनस में 2 log रूट में, इससे को हम tan में इसीलिए बदले ताकि 1 प्लस और tan का मान रख सकें, x स्क्वायर हो जाएगा, tan की जगह x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का c कर देंगे, ये होगा 2x tan इनवर्स x माइनस में 2 log होगा और 1 + x स्क्वायर जो कि रूट में है प्लस का c, ये इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको पावर में भी ले जा सकते हो, वो आपके ऊपर है, ले जाओ या ना ले जाओ, ये भी आपका सही है, वो भी आपका सही रहेगा। और इतना विश्वास के साथ भाई कह सकते हैं कि ये वाली सवाल आपके समझ में आई होगी, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और ये सवाल आपको एग्जाम में भाई पूछी गई है और पूछी भी जाती है, ध्यान दीजिएगा। जरूरी नहीं कि, देखिए ऐसा नहीं कि जो सवाल इस बार पूछी गई वो अगली बार नहीं पूछी जाएगी, कभी कभी ऐसा भी होता है भाई जो इस बार सवाल पूछी गई सारी सवालें अगली बार भी पूछी जाती हैं, तो आप इन सब का ध्यान दीजिएगा और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। एक बार और अगर दोहराने का समय रहेगा तो आप एक बार इसको और लगाइएगा। तो चलिए हम देखते हैं, ये सवाल नंबर 3 है, अब हम देखेंगे भाई सवाल नंबर 4। अब यहाँ पर जो है अगर हम बात करें भाई सवाल नंबर 4 की, तो हमारे स्क्रीन के सामने है, दिया है वक्र y बराबर e⁻x, x अक्ष और दी हुई कोटियाँ जैसे x 0 दिया है, x बराबर 2 द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए ये आपको 2 नंबर में आएगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा अभीष्ट क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आगे इंटीग्रल लगा देंगे। यहाँ पर देखिए कोटियाँ कितना दिया है, 0 से जो है 2 तक दिया है, तो 0 से 2 तक हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको कोटियाँ दिया है, x 0 दिया है तो 0 कर दिए, x 2 दिया है तो 2 कर दिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, y करेंगे और यहाँ dx कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 से 2, y का मान रखेंगे भाई, y का मान कितना है, e⁻x है, यहाँ पर dx करेंगे। e⁻x का जो समाकलन होता है वो e⁻x ही होता है और यहाँ 0 से लेकर 2 हो जाएगा। पहले हम उच्च लिमिट यूज करेंगे, x की जगह 2 करेंगे माइनस में, x की जगह 0 कर देंगे, बीच में माइनस का चिन्ह लगता है ध्यान देना, e⁻2 माइनस में e⁻0 का मतलब 1 होता है और इसका आंसर भी हो जाएगा e² - 1। यहाँ पर लिखेंगे वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल जो है ये वर्ग में आता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर वर्ग इकाई, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आ गया होगा। हम आपका जो है भाई समय नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि भाई देखिए आज अभी के समय जो है, समय ही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि भाई समय बच्चों के पास नहीं रहता, इसलिए हम आपको स्पीड में बताएंगे, लेकिन हाँ सारा कॉन्सेप्ट बताएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, बेसिक से बेसिक बताएंगे और इतना आसान आपको बताएंगे भाई कि दिक्कत होगी ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया है x और y के मान ज्ञात कीजिए, x और y के मान ज्ञात करना है ताकि सदिश 2i + 3j और ये xi प्लस में yj ये दोनों हमारा क्या हो, बराबर हो। x और y के मान निकालना है, जबकि ये बोला है कि ये सदिश समान है, तो ये वाला सदिश लिखेंगे 2i प्लस में 3j बराबर का xi प्लस में yj। तो इसका हम तुलना करेंगे, यानी कि कंपेयर करेंगे, तुलना करने पर, तो x यानी कि i के साथ x है और यहाँ i के साथ 2 है, यहाँ j के साथ y है और यहाँ j के साथ 3 है, तो x बराबर 2 y बराबर 3, यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और ये तो आपके भाई एकदम आसान से समझ में आया होगा। और ये पूरे आपको जो है एग्जाम में पूछा जाता है, पूरे के पूरे भाई 2 नंबर का पूछा जाता है। अब यहाँ पर जो है हम बात करेंगे भाई सवाल नंबर 6 की, जो कि चैप्टर 1 से लिया गया और ये जो है आपको एग्जाम में 2 नंबर या फिर इस मॉडल की जो है सवाल आपको 5 नंबर की पूछी जाती है। और आपको हम सवाल भी बताते चलेंगे भाई, और किस मॉडल की सवाल एग्जाम में पूछा था पूरा मतलब बताते चलेंगे ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो दिया है प्राकृतिक संख्याओं के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, ये देखिए 5 नंबर का जो है पूछा जाता है। तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चयों n पर एक संबंध R दिया है, संबंध क्या दिया है, a, b है। तो यहाँ पर दिया है a, b एलिमेंट है n के, यानी कि नंबर n के 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक ले सकते हैं। फिर उसके बाद a बराबर b² से व्यक्त किया गया है, क्या a, b एलिमेंट R, b, c एलिमेंट R, फिर a, c एलिमेंट R सत्य है, उदाहरण द्वारा पुष्ट कीजिए। मतलब उदाहरण के द्वारा हमें इसे सिद्ध करना है, आप लोग ये ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहला नंबर तो यहाँ सॉल्व डालते हैं। ये दिया क्या है देखिए, a, b एलिमेंट R
कहाँ गया, ए कामा वी दिया है जो कि ये एलिमेंट है किसका, आर का है, आर का है कि नहीं, एलिमेंट आर का है। या फिर यहाँ से देख सकते हैं हम लिए हैं ए कामा वी एलिमेंट है आर का, ठीक। उसके बाद पहले कंडीशन में दिया है ए बराबर बी स्क्वायर, क्या दिया है, ए बराबर बी स्क्वायर, मतलब ए बराबर बी स्क्वायर का मतलब है पहला वाला लिखो बराबर में दूसरे वाले का स्क्वायर कर दो। वैसे ही नीचे करेंगे बी कामा सी के लिए, मतलब पहला हो गया, अब दूसरे के लिए करेंगे बी कामा सी एलिमेंट अगर आर करेंगे तो इस रूल के हिसाब से क्या होगा पता है, बी बराबर का सी स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब उसके बाद इतना कहने के बाद क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम पुनः ए बराबर बी स्क्वायर ही लिखते हैं, ए बराबर क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर ही लिखेंगे। तो ए बराबर बी के जगह पर सी स्क्वायर कर देंगे और इसका होल स्क्वायर होगा, मतलब ए बराबर बी स्क्वायर यही वाला लिखे हैं, तो बी के जगह पर हम क्या कहिए, सी स्क्वायर, मतलब बी के जगह पर सी स्क्वायर। तो ये हो गया ए बराबर सी के पावर कितना हो गया, 4 हो गया। ए बराबर क्या हो गया, सी की पावर 4 हो गया। मतलब क्या इसके लिए सत्य है, अगर इसके लिए सत्य होता तो ए बराबर सी स्क्वायर आता, जैसे बी बराबर सी स्क्वायर है और ए बराबर बी स्क्वायर है, वैसे यहाँ पर ए बराबर सी स्क्वायर आता, सत्य होता तो। इसका मतलब सत्य नहीं है, इसका मतलब क्या है, सत्य नहीं है। उदाहरण देकर बोला है तो आइए हमें एक उदाहरण भी दे देते हैं, बोला ना उदाहरण, क्योंकि भाई देखिए 5 नंबर वाले में आपको जो है उदाहरण ज़्यादातर आपको ध्यान देना पड़ेगा उदाहरण के लिए, बाकी 2 नंबर वाले में अगर नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी आप भाई लिख दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। उदाहरण आपके लिए सामने लिख रहे हैं, जैसे 16,4 कर दिए, एलिमेंट आर का है, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पर लिखेंगे 4,2 एलिमेंट आर, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे 16,2 डज नॉट, मतलब एलिमेंट नहीं होगा आर का। 16,4 ये एलिमेंट हो सकता है, 4,2 हो सकता है, लेकिन 16,2 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए 4 का स्क्वायर 16 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, मतलब स्क्वायर ये हो जा रहा है, लेकिन 2 का स्क्वायर 16 नहीं होगा, इसलिए ये वाला एलिमेंट नहीं होगा। 2 में दिखाना है, तीसरे में नहीं दिखाना है, ध्यान देना इसको आप लोग। भाई देखिए चैप्टर 2 की जो सवाल है, आपको हमने शुरू में ही बोला, चैप्टर 1 की जो सवालें हैं इसको भाई आपको जो है लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बाकी आप इसको नहीं भी लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चैप्टर 1 की सवाल जितनी आएगी भाई आप उसको लिखते चलिएगा, क्योंकि चैप्टर 1 की सवाल थोड़ा अजीब होती है भाई, बहुत बच्चों के समझ में भी नहीं आती है। तो कोई बात नहीं भाई, चैप्टर 1 से आपका 2 नंबर 5 नंबर ही कटेगा, इसके अलावा अदर हर चैप्टर के क्वेश्चन आपको एकदम आसान तरीके से समझ में आएंगे, उसकी गारंटी हमारी है, और समझाएंगे और समझ में भी आएगा। जैसे यहाँ पर जो सवाल नंबर 7वीं है, जो कि भाई आपको ये 2 नंबर की पूछी गई है सन 2025 के एग्जाम में, तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, काफ़ी आसान है। दर्शाइए कि बिंदु ए बी और सी संरेख हैं। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी संरेख है, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी, क्या करेंगे, ए और बी को मिलाने वाले दिक् अनुपात निकालेंगे। ए और बी को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात, क्या लिखेंगे, दिक् अनुपात निकालते हैं, दिक् अनुपात। पहले ए और बी को मिलाने वाली रेखा के हम क्या निकालेंगे, दिक् अनुपात निकालेंगे। दिक् अनुपात कैसे निकालना है, पहला पहले में जुड़ जाएगा, दूसरा दूसरे में जुड़ जाएगा, तो ये भाई माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और तीसरा तीसरे में जुड़ेगा, -4 प्लस का 3 होगा, तो ये आएगा 3, 1 आएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक। इतना हो गया। दिक् अनुपात निकालना है आपको, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। बाकी दिक् अनुपात निकालने का एक रूल और है, वो भी आप यूज कर सकते हैं भाई, पीछे वाले में से ये वाला घटाना पड़ता है, तो 1 - 2 हो जाएगा, फिर -2 में से ये हो जाएगा, फिर 3 में से ये घटेगा तो 7 आ जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, वो भी आपका रूल सही है। ए बी हो गया, और ऐसे ही हम बी सी निकालेंगे, बी और सी को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात हो जाएगा, ठीक। इतना। अब उसके बाद क्या करना है, पहले में क्या करना था, हमें जोड़ना था, ठीक, और रिटर्न आप उल्टा घटा भी सकते हैं। तो ये वाला पहले में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, बी सी वाला, बी और सी का निकालना है, तो 3 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक काम करिए भाई, जोड़िए मत, घटा ही दीजिए। तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 1 आ जाएगा। 3 में से 2 को घटाएंगे तो प्लस होकर ये 5 आएगा, घटाइए। -4 में 3 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -7 हो जाएगा, इतना आप करिए। तो यहाँ पर पहले में से इसको घटाना है बी सी, तो बी मतलब पहला 1 घटेगा -3, -2 ये हो जाएगा -8, यहाँ का 3 ये माइनस +11 हो जाएगा, ये 3 माइनस क्या हो जाएगा, +11 हो जाएगा। तो ये हो गया कितना, माइनस इसमें घटाएंगे -2 आएगा, ये -10 आएगा, और ये 14 आएगा, कितना आएगा, 14 आएगा। अब ये बोला है कि संरेख होगा कि नहीं होगा। देखिए इसमें से अगर आप चेक करिए तो
इसका ये डबल ही आ रहा है। अगर चिन्ह को थोड़ा हम साइड में करें तो इसका डबल ये वाला आ रहा है। 1 का डबल 2, 5 का डबल 10 और 7 का डबल 14। जब डबल आता है ना तो ऐसे कंडीशन में ये संरेख होने लगता है, मतलब संरेख हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों दिक अनुपात में, दोनों दिक अनुपात में कॉमन हो रहा है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है, अतः संरेख होंगे। क्योंकि इसमें -2 अगर हम कॉमन ले लेंगे ना तो दोनों आपस में मैच कर जाएगा। तो ये हमारा संरेख होता है। समझ में आया होगा आपके भाई। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा वहाँ घटाना था, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए दिया है इंटीग्रल में, भाई ये तो सवाल आसान ही है। 1 का फार्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस में, यहाँ x करेंगे क्योंकि x की बात है, तो sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x, sin 2x हो जाएगा 2 sin x इंटू में cos x हो जाएगा, dx करेंगे। तो ये हमारा a स्क्वायर बी स्क्वायर धन 2ab वाला फार्मूला बनेगा। तो हो जाएगा पहली धन में दूसरी का होल स्क्वायर, पहली धन में दूसरी का होल स्क्वायर जो कि अंडर रूट के अंदर होगा। तो ये हो जाएगा dx। अब इतना करने के बाद जो है ये हमारा sin x होगा प्लस में cos x हो जाएगा। देखिए होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट से आपका कट जाएगा, तो रूट से ये बाहर आ जाएगा। तो हो जाएगा इंटीग्रल साइन करेंगे तो होगा माइनस में cos x, और cos का समाकलन करेंगे sin x होगा प्लस में c लग जाएगा। आगे पीछे करना चाहो तो आगे पीछे कर लो, sin x को आगे करिए, cos x पीछे कर दो, प्लस माइनस के साथ प्लस का c कर देंगे। यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि ये सवाल नंबर 8वीं थी और आपके समझ में आई होगी। यहाँ पर देखिए ये वाली सवाल भाई सवाल नंबर 9 जो है, जो कि आपको जो है अवकल समीकरण से लिया गया और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर का आपके पूछा है सन 2025 के एग्जाम में, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सन 2025 में जो है 2 अंक का ये पूछा गया है। और इस प्रकार के सवाल भाई पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमें समीकरण दिया है dy बटे में dx है, प्लस का अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इक्वल में 0 है। अब क्या करेंगे dy बटे dx हो जाएगा, ये इक्वल के इधर पक्षांतर कर दो तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर dy बटे dx लिखेंगे, दोनों का रूट अलग कर दो, 1 माइनस वाई स्क्वायर और ये होगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होगा। अब इतना कहने के बाद आप क्या काम करो पता है, x और y को अलग करो। तो y वाले को इधर कर लेते हैं, तिरछा गुणा करके x वाले का पक्षांतर करेंगे, इधर आ जाएगा। देखिए dy लिखे, तिरछा गुणा करेंगे तो पक्षांतर होकर ऊपर आ जाएगा dx। तो यहाँ y है तो हम y वाले का पक्षांतर करेंगे, तो ये अंश में है, पक्षांतर होगा तो कहाँ आ जाएगा, बटे में आएगा। तो 1 अपान रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल में यहाँ पर माइनस ऊपर से हट गया, 1 बटे में हो जाएगा रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करना है, समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समाकलन करने पर, तो यहीं पर हम समाकलन कर दे रहे हैं क्योंकि हमारे में जगह थोड़ा कम है। तो ये समाकलन करेंगे तो ये फार्मूला किसका है पता है, ये साइन इनवर्स का है। तो साइन इनवर्स y हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस में साइन इनवर्स x हो जाएगा, साथ में प्लस का c लगेगा, और प्लस का c जो है भाई ये x की तरफ लगता है। तो ये हो जाएगा, नीचे देखिएगा ये होगा साइन इनवर्स y, इधर लाएंगे प्लस में हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर का c, और यही जो इसका फाइनली आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। अब ये सवाल नंबर 10वीं जो आपके सामने है, ये आपका जो है भाई सदिश से लिया गया, और सदिश से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी बार जो है ज़्यादातर भी क्वेश्चन यहाँ से उठा लिए जाते हैं। तो यहाँ पर दिया है एक्स वाई और जेड अक्षों की दिक को ज्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमको मानना होगा भाई, ये बोला है एक्स वाई जेड अक्षों की दिक को ज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स अक्ष के लिए, क्या लिखेंगे, एक्स अक्ष के लिए। ध्यान सुनिएगा, एक्स अक्ष के लिए जब हम एक्स अक्ष के लिए लेंगे तो अल्फा बराबर 0 करेंगे, बीटा 90 करेंगे, गामा 90 करेंगे। सुनिएगा आप लोग थोड़ा, देखिए एक्स वाई जेड, अल्फा बीटा गामा लिए हैं तो एक्स वाई जेड होगा, ठीक है। मान लो एक्स को अल्फा, वाई को बीटा और जेड को गामा। तो एक्स अक्ष पर लेंगे तो एक्स अक्ष के लिए एक्स वाला 0 होगा, मतलब पहला वाला 0 हो जाएगा। अगर यही अगर हम वाई अक्ष के लिए लेते, वाई अक्ष के लिए, तो अल्फा जो है 90 हो जाएगा, वाई किस स्थान पर है, दूसरे, तो जिस स्थान पर आएगा वो वाला 0 हो जाएगा, गामा कितना हो जाएगा, ये 90 ही रहेगा। और जैसे मान लो एक्स वाई जेड अक्ष के लिए लेते हैं,
जेड अक्ष के लिए अगर हम ले लेंगे तो ये अल्फा जो है 90 हो जाएगा, बीटा भी 90 हो जाएगा भाई, और गामा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपके समझ में आया होगा। यक्स लिए हैं तो यक्स का मतलब पहला वाला 0, वाई लिए हैं तो वाई का मतलब दूसरा वाला 0, जेड लिए हैं तो तीसरा वाला 0 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये होता है कॉस अल्फा बराबर में, कॉस अल्फा बराबर में ये 0 कॉस में किसका मान है, तो ये कॉस में अगर हम बात करें भाई, जैसे कॉस अल्फा लिए तो यहाँ कॉस अल्फा की जगह 0 करेंगे तो ये कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहीं अगर कॉस बीटा हो जाएगा तो कॉस बीटा की जगह 90 करेंगे तो कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा। और यहीं कॉस गामा करेंगे तो कॉस गामा की जगह 90 यानी कि ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यक्स अक्ष की दिक कोज्याएं, ये दिक कोज्याएं, ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोज्याएं। तो ये हमारा जो आएगा 1 0 0 आ जाएगा। और सेम ऐसे ही अगर हम वाई अक्ष के लिए लेंगे तो वाई अक्ष की दिक कोज्याएं ये जो हमारा हो जाएगा तो 90 है, 90 की जगह 0, यहाँ पर 0 की जगह 1 और 90 की जगह 0 हो जाएगा, ये मान होगा अगर कॉस में हम देखेंगे तब। वैसे ही हम जेड के लिए निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा जेड अक्ष की दिक कोज्याएं। तो यहाँ पर भी देखिए 90 की जगह 0 हो जाएगा और 90 की जगह 0 और 0 की जगह 1 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा, जो कि आप पहला ये देख सकते हैं, दूसरा ये देख सकते हैं, तीसरा ये, यही इसका जो है फाइनली आंसर होगा। लास्ट में आप लिखना चाहो लिख दो, बाकी इतना कर देंगे फिर भी आपका पूरा नंबर 2 नंबर का आता है, 2 नंबर आपका मिल जाएगा। अब यहाँ पर सवाल नंबर 11 भी देख सकते हैं भाई, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये आपको जो है अवकलन के अनुप्रयोग से लिया गया है, निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रास मान दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एफ एक्स जो फलन दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है, माइनस में 4x है, प्लस का 6 है, ठीक, ये हमें दिया है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए अवकलन के अनुप्रयोग में जो आपको आता है भाई, चाहे निम्नतम हो, उच्चतम हो, निरंतर वर्धमान हो, ह्रासमान हो, कुछ भी हो, सबसे पहले जो फलन दिया हो उसका हमें एक बार बिना कुछ सोचे समझे अवकलन करना पड़ता है। तो इसका हम अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x हो जाएगा, 4x का अवकलन 4 हो जाएगा और 6 का अवकलन 0 होगा, क्योंकि यहाँ x नहीं है तो यहाँ पर 0 लिखेंगे नहीं। इतना हो गया। अब इसमें जो है एफ डैश एक्स 2 कॉमन ले लीजिए तो एक्स माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन के लिए क्या बोला है, वर्धमान है, वर्धमान का मतलब ज़्यादा है, तो एफ एक्स जो है मतलब जो इसका अवकलन आया है ये जो है ये बड़ा हो जाएगा 0 से, तो बड़ा हो जाएगा 0 से। एफ डैश एक्स का मान यहाँ से रख लो, एक्स माइनस 2 बड़ा हो जाएगा 0 से, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस 2 ये 0 की तरफ आएगा, जैसे पक्षांतर करते हैं तो ऐसे 0 की तरफ आएगा, 0 हो जाएगा, एक्स बड़ा हो जाएगा 2 से, इतना करेंगे ये हो जाएगा। देखिए यक्स का मान भाई बड़ा है 2 से, मतलब यहाँ से जो हमारा बिंदु आएगा ये 2 से बड़ा है तो 2 होगा, 2 से बड़ा 3 4 5 6 7 ऐसे अनंत तक जाएगा, 2 कामा अनंत हो जाएगा में यफ निरंतर क्या है, वर्धमान है, क्या है, निरंतर वर्धमान है। अब दूसरे के लिए यहाँ पर साइड में कर लेते हैं वी के लिए क्या बोला है, ह्रासमान करिए, ह्रासमान का मतलब कम, तो वही रहेगा एफ डैश एक्स से कम कर दो, क्या करेंगे कम कर देंगे 0, तो एफ डैश एक्स का मान रखेंगे 2, एक्स माइनस 2 ये हो जाएगा, तो एक्स माइनस 2 इधर से 2 का पक्षांतर करेंगे 0 हो जाएगा भाई, तो एक्स ये हो जाएगा 2 इधर आएगा प्लस का 2 होगा, तो एक्स छोटा होगा 2 से, मतलब एक्स 2 से छोटा होगा तो 2 लिखेंगे छोटा आगे के लिए, तो यहाँ माइनस अनंत तक आएगा, 1 होगा 0 होगा, माइनस 1 होगा, माइनस 2 माइनस 3 ऐसे माइनस अनंत तक जाएगा, इसलिए माइनस अनंत करेंगे। फिर यहाँ कामा में लिख देंगे में यफ, जैसे यहाँ पर लिखे थे में निरंतर वर्धमान है तो यहाँ लिखेंगे में यफ निरंतर हास्यमान है, क्या है, हास्यमान है। यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। यहाँ पर अवकलन कहना था, अवकलन कहने के बाद वर्धमान के लिए बड़ा दिखाना है और हास्यमान के लिए छोटा दिखाना है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 12 जो है भाई हमारे सामने है। अब आपको बता दें ये जो सवाल नंबर 12 देख रहे हैं ना, ये हम लोग के समय पूछा था, लेकिन क्या बताएं हम लोग को भाई, देखिए हम लोग के समय थोड़ा सन 2000 हमारा 20 में हुआ था, 20-21 में 19-20 में हुआ था, तो 20 में क्या था कि वहाँ पर देखिए टीचर पूरा कोर्स ही नहीं खत्म करते थे, और ऑनलाइन में आपको बता दें उस वक्त ऑनलाइन पे कोई था ही नहीं, बहुत कम ही लोग थे लेकिन हमारे जान में भी मतलब नहीं पता था, और उसमें तो भाई थे बहुत सारे लोग लेकिन उतना कोई वायरल नहीं था, और यूट्यूब पर भाई उतनी मोबाइल का समय भी नहीं था, हम लोग ध्यान भी नहीं दिए थे। बाकी ये 2 नंबर का हम लोग के समय आया था सन 2020 के एग्जाम में, आप उठाकर देखिएगा यूपी बोर्ड सन 2020 में आप देखना ये क्वेश्चन उठाया गया था, स्वतंत्र घटना। तो यहाँ पर स्वतंत्र घटना के लिए फार्मूला होता है, अगर पी ए इंटरसेक्शन बी हो, पी ए इंटरसेक्शन बी का इसमें नॉर्मल एक फार्मूला होता है, पी ए गुणे पी बी,
पी ए गुणे पी बी, ये इसका फार्मूला होता है। अगर ये दोनों बराबर है तो समझ लो ए और बी घटना स्वतंत्र है, अगर बराबर नहीं होगा समझ लीजिए ए और बी की घटना स्वतंत्र नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ए इंटरसेक्शन बी, जबकि यहाँ यूनियन दिया है, तो इसका फार्मूला होता है पी ए प्लस में पी वी माइनस का होता है पी ए यूनियन बी, ये इसका फार्मूला होता है। पी ए पी वी वैसे रहने दो, पी ए और पी वी को वैसे ही रहने दो। पी ए कितना है 1/3 है, पी वी कितना है 1/2 है, और यूनियन वाला कितना है भाई 2/3 है। ध्यान देना यूनियन इंटरसेक्शन बहुत मायने रखता है। बराबर का पी ए कितना है 1/3 है, पी वी कितना है 1/2 है। इसको सॉल्व करिए तो 3 2 का लघुत्तम 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6 2, 2 तिहाई 3 दूनी मतलब 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो एक ही करना में 1/6, 2 3 5, 5 में 4 घटाएंगे 1/6 बराबर 1/6, दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब घटना स्वतंत्र है। लिख देंगे अतः ए तथा बी घटना स्वतंत्र होगी, अतः ए तथा बी घटना स्वतंत्र है। यही जो है इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। अब इसके बाद जो है एक सवाल और देख लेते हैं भाई, जो कि सवाल नंबर 13 है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि ये जो है अवकल समीकरण से लिया गया। भाई अवकल समीकरण से एग्जाम में बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए जाते हैं, जो कि आपको बता देखिए अवकल समीकरण क्या है कि भाई ये अवकल समीकरण से इसलिए पूछा था क्योंकि इसमें अवकलन और समकलन दोनों मिक्स होता है, अवकलन समकलन इसमें दोनों मिक्स होता है, इसलिए यहाँ से जो है क्वेश्चन ज़्यादातर उठाए जाते हैं। तो देखिए इसको कैसे करना है, यहाँ पर सबसे पहले समीकरण दिया है dy बटे dx लिखेंगे। अच्छा दोनों में e की पावर माइनस वाई तो कॉमन हो रहा है, तो e की पावर माइनस वाई कॉमन लेंगे तो e की पावर में 2x होगा प्लस में x स्क्वायर हो जाएगा। इसको पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये पक्षांतर करेंगे, इधर आएगा 1/e की पावर माइनस वाई dy, e की पावर 2x लिखेंगे प्लस में x स्क्वायर, तिरछा गुणा करा देंगे तो dx आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये y एक साइड हो गया और x एक साइड हो गया, तो इसको ऊपर ला लो तो e की पावर y हो जाएगा, dy हो जाएगा, इंटीग्रल भी यहीं लगा दो, इंटीग्रल e की पावर 2x dx अलग कर दो, फिर इंटीग्रल के साथ x स्क्वायर dx को अलग कर दो, यहीं पर लिख देंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। तो इसको और आगे जब सॉल्व करेंगे e की पावर y का जो समाकलन होता है वो e की पावर y ही रहेगा, e की पावर 2x का जो समाकलन होगा e की पावर x के हिसाब से e की पावर 2x ही रहेगा, और ये बटे में 2 आ जाएगा। x स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो x की पावर 3/3 होगा, घात में 1 जुड़ेगा और वही बटे में, और प्लस का c हमारा x की तरफ लगता है, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। और आज की इस वीडियो में आपने 13 सवाल देखा भाई, 13 सवाल जो कि ये 1, 2 और 5 नंबर के क्वेश्चन थे, और बाकी ये 8 नंबर वाले 5 नंबर वाले कितने क्वेश्चन है भाई, सारे क्वेश्चन आपको हम कराए हुए हैं, और जो बचे हुए हैं उनको हम करा देंगे। बाकी उसका लिंक आपको हम भाई एक प्लेलिस्ट बनाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, ताकि वहां से आप लाइन बाय लाइन अगर सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो भाई आप एग्जाम में अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर आज ये वीडियो देखेंगे, कल किसी और का देखेंगे, मान लीजिए हम ही कल किसी दूसरे पर आधारित बना दिए तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, आप प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, आप डेली उसमें से आप वीडियो को देखिए, अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। बाकी जो नया अपडेट देते रहेंगे भाई, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हम जितने भी नए वीडियो बनाएंगे वो लेटेस्ट आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो, और वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा भाई, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।